योर इमेजिनेशन इज योर प्रीव्यू ऑफ लाइफ कमिंग अट्रैक्शन। बच्चों, आपकी सोच ही आपके आने वाले चीज़ों का प्रीव्यू होता है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, प्रणाम सभी को। सो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर, एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित हैं। तो बच्चों, आज हम लोग कवि परिचय कर रहे हैं। अगले पाठ का पाठ है एक बूंद, और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद में हुआ था। हरिऔध जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इनको हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में जाना जाता है। हरिऔध जी का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य जो था वो प्रिय प्रवास था। और इनकी अन्य रचनाओं में वैदेही वनवास, रस कलश, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे आदि हैं। और हरिऔध जी का देहावसान 16 मार्च 1947 को हुआ था। बच्चों, कविता एक बूंद हमें आशावादी होने की प्रेरणा देती है और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ने को इशारा करती है या प्रेरित करती है। तो आइए चले हम लोग कविता पे। जो निकल कर बादलों की गोंद से थी अब एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, क्यों घर छोड़ कर मैं यूं खड़ी। तो देखिए, यहाँ पे कविता की 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों में कवि कहता है कि जो बादल है, बादल में से जो बूंद है पानी की, वो निकलती है, और जैसे ही बादल से पानी की बूंद निकलती है और निकलते ही उसने ये सोचना शुरू कर दिया, उसको बड़ा तकलीफ हुआ कि अरे क्यों मैं घर छोड़कर चली। मैंने तो घर छोड़ दिया, और मैंने छोड़ा क्यों? क्योंकि उसको अब घर छोड़ने के बाद अलग अलग तरह के डर सताने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। आगे हम देखेंगे और क्या क्या सोच रही है। दैव मेरे भाग्य में है क्या बंधा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। देखिए बच्चों, यहाँ पे बाकी की 4 लाइनें हैं। आगे की 4 लाइनें, बूंद जब निकलती है तो जैसे हम कहीं जाते हैं नई जगह पे, हमारे भी दिमाग में ये उठता है
कि हम जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे मिलेंगे, घर मिलेगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, जॉब मिलेगी कि नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ भी असमंजस है। और ये बूंद भी है, ये भी सोचती है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में अब क्या है, मेरे भाग्य में क्या है, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि ये तो आप ही जानते हैं मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैं तो चल दी हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या फिर मैं किसी जलते हुए अंगारे पर गिर जाऊंगी और मैं जल के समाप्त हो जाऊंगी। मेरा अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर मैं चल तो रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई कमल का फूल खिला हुआ है और उसमें मैं गिर पड़ूंगी। तो ये तमाम प्रकार की असमंजसें इस जैसे ये बूंद को हो रही है, वैसे ही असमंजस कवि दिखाना चाह रहा है कि जब हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे जीवन में भी होता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुँह खुला, एक सुंदर सीप का था मुँह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बूंद जब आगे बढ़ती है अपने मन में डर लिए हुए, और आगे जब बढ़ती है तो उस समय एक हवा बहती है, पवन आती है, और उस हवा के झोंके से वो बूंद जो है वो किधर जाती है, समंदर की तरफ। हवा के झोंके से वो समंदर की ओर जाती है। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, और समंदर के किनारे एक सीप जिसमें मोती बनता है उसका मुंह खुला था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और वो बूंद उस सीप के मुंह में चली जाती है और बूंद मोती बन जाती है। तो मित्रों, यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य था कि जब भी हम घर से निकलते हैं हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलते हैं तो हमें सकारात्मक चीज़ें ही मिलती हैं। कहा गया है कि जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे सामने होता है। मित्रों, बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो काम अशुभ होता है या नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ है कि बिल्ली रास्ता काट दी और हमारे मन मस्तिष्क में ये बैठ जाता है कि अब हमारा काम खराब होगा, ऐसा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और उसी लिए हमारे साथ भी वैसा ही घटित होता है, क्योंकि वहाँ से हमारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें छोड़कर हमें सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, और उसी मन से अगर हम बढ़ते रहें तो हमारा काम भी सफल होता है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का
छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये कवि हरिऔध जी खुद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोग बेकार का झिझकते हैं, उनको घर को छोड़ते समय झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन की जो नई चीज़ें हैं, जो मंजिल है, उनको घर पे रहने से नहीं मिलेगी। और इसी प्रक्रम में इसी को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनको घर को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन झिझकते हुए नहीं, झिझकना नहीं है। जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, जब घर को छोड़ते हैं तो झिझकते हैं। कहता है अगली लाइन में, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, लेकिन उनको उनकी मंजिल तभी मिलती है जब वो घर को छोड़ेंगे। इसलिए कि हमारी सारी एजुकेशन, शिक्षा हमारे घर पे नहीं हो सकती, हमारे गांव में नहीं हो सकती, हमारे शहर में नहीं हो सकती। अब जैसे किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आईटी बॉम्बे में जाना है, तो वो तो घर नहीं पर मिलेगा ना। आईटी बॉम्बे, हमको बॉम्बे जाना पड़ेगा आईटी के लिए। जेएनयू जाना होगा, जेएनयू में अगर हमको पढ़ना है तो। अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, और उसको पाने के लिए हमको वहाँ पे जाना होगा, उस तरह की एजुकेशन के लिए हमको वहाँ पे जाना होगा। जिस प्रकार की प्राचीन समय में जब बच्चा पढ़ने योग्य हो जाता था तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, आश्रम में भेजा जाता था, और शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद ही वो आता था। और आता था कब? जब उसको अपने कर्म की, अपनी विद्याओं की जो सीखा है उसको प्रयोग करना होता था। कहने का मतलब मंजिल था कि वो सब सीख लिया और सीखने के बाद घर आ गया। हमारी भी ये मंजिल है कि हम जो कुछ भी सीखें, सीखने के बाद हम उसको प्रयोग करें, अपने जीवन में प्रयोग करें, अपने लोगों के बीच प्रयोग करें, और झिझके नहीं किसी काम के लिए। क्योंकि ये भी बूंद भी चली थी तो वो बहुत झिझकी थी, अंत में वो सीप के मुंह में गई, मोती बनी। इसीलिए ये कवि की 4 लाइनें हैं, अपने लिए, अपनी तरफ से वो मैसेज, संदेश देना चाहता है इसके माध्यम से, और कहता है कि देखिए बूंद जो है वो भी अपने स्थान से चली थी, लेकिन वो कुछ और कर गई। यानी कि वो तो सोची थी मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी या आग में जल जाऊंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो मोती के मुंह में गई, मतलब सीप के मुंह में गई और मोती बन गई। तो मोती बनने के लिए उसको उतना संघर्ष करना था। ये संघर्ष अगर सकारात्मक होगा तो हमारे जो इंटेंशन है, हमारी जो तीव्र आवेग हैं मन के, वो दूर रहेंगे। इसी तरह से बूंद कहता है कि बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद के समान वो कुछ और ही हो जाता है। कहने का मतलब जैसे बूंद मोती बन गए, और मोती की उपयोगिता अपने आप में बहुत है। इस तरह से बूंद मोती बनी। हम लोग, आप लोग, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, वो भी इस चीज़ को अपनाएं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ें, तो निश्चित ही वो भी मोती ही के समान टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे, और हमारे इस देश को एक नई रोशनी देंगे, जिससे कि हमारे देश का कल्याण होगा। सो आइए यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमारा
एक शब्द में उत्तर के लिए है। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक बूंद किसकी गोंद से निकली। तो एक बूंद किसकी गोंद से निकली, जैसा कि आपने पढ़ा है, तो वो बूंद कहाँ से निकली, बादल से। तो इसका जो उत्तर होगा वो बादल होगा। धूल में कौन मिल जाएगी। बूंद ने सोचा था कि वो बचेगी या धूल में मिल जाएगी, तो ये भी बूंद के लिए है। समुंदर की ओर अनमनी कौन आई। समुंदर की ओर अनमनी कौन आई। तो समुंदर की ओर अनमनी बूंद ही आई। यहाँ पे भी बूंद होगा, पानी की बूंद। लोग कब झिझकते और सोचते हैं। तो लोग कब झिझकते और सोचते हैं, जब उनको घर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा घर छोड़ते समय। घर छोड़ते समय लोग झिझकते और सोचते हैं। विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बादलों की गोंद से निकलकर, बादलों की गोंद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। तो बादलों के गोंद से निकलकर बूंद यही सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर क्यों चली, मैं घर छोड़कर क्यों चली। दूसरा प्रश्न है, हवा चलने से बूंद किस ओर पहुंची। तो हवा चलने से बूंद जो है वो समुद्र की ओर पहुंची, समुद्र की ओर पहुंची। और तीसरा प्रश्न है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मैं बचूंगी या मिलूंगी का आशय ये है कि बूंद के अंदर ये असमंजस की भावना है, असमंजस की भावना है। भावना है कि वो बचेगी या नहीं। बचेगी या नहीं। देखिए, इसके बाद कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा है, मैं बता देता हूँ। कविता का केंद्रीय भाव है कि जब बूंद अपने घर यानी बादल से निकलती है, तो निकलते हुए उसके मन में पहला ही सवाल आता है कि वो घर छोड़कर क्यों निकली है। और आगे जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सोचती जाती है कि मैं धूल में मिल जाऊंगी या अंगारे पे जल जाऊंगी, अंगारे पे गिरकर जल जाऊंगी, या फूल में चुभ पड़ूंगी, मेरा अस्तित्व क्या होगा, समाप्त होगा या बचेगा। यही असमंजस की भावना लेकर वो आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो एक हवा बहती है जो कि समुद्र की तरफ
को जाती है, उसी हवा के सहारे वो बूंद भी समुद्र के किनारे की तरफ चली जाती है और वहाँ पे एक सीपी का मुंह खुला था और बूंद जाकर उसी सीपी के मुंह में चली जाती है, गिर जाती है और वो मोती बन जाती है। और इससे यही सीख मिलती है कि हम जब भी अपना घर छोड़ें सकारात्मक ऊर्जा के साथ छोड़ें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर हम घर छोड़ेंगे तो हम संसार में व्यवस्थित हो पाएंगे और हमें बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आगे हम लोग इस पाठ में आए हुए समानार्थी शब्द को देखेंगे। पहला है धूल। धूल शब्द का समानार्थी होगा रज। दूसरा है बादल। तो बादल का घन होता है। तीसरा घर का गृह। गोंद का आकवार। आकवार। इसके दूसरे स्टेप में हम आएंगे और हम ये देखेंगे विपरीतार्थक शब्द। सौभाग्य का विपरीतार्थक होगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। सुंदर का कुरूप। मिलना का बिछड़ना। गिरना का उठना। तो ये इस पाठ से संबंधित अभ्यास थे। और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आगे हमारी बेशकीमती जो पाठ्य सामग्री है समय समय पर मैं उसको देता रहूँगा और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना होगा और आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। तो बच्चे, संस्कृत में एक कहावत है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटः। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटः कहने का मतलब कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसी तरह बच्चों, हर रोज़ हर टॉपिक को धीरे 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 पढ़ते रहेंगे, आपकी पूरी बुक प्रिपेयर हो जाएगी। आपके टीचर्स जो भी इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हैं आपको, उसको भी ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और बच्चों, ये भी है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको मिलेगा। हम कहते हैं, मेरी बात सुनिए, बातों को सुनने के अलावा आप पढ़िए भी, चीज़ों को नोट करिए, जो कठिन वर्ड आते हैं उसको अंडरलाइन करिए और जब भी मौका मिले, जब भी आपकी क्लास होती है तो उसको आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकें।